जो लोग प्रेजेंट थे वो लोग बताइए। इज देयर एनी डाउट? हाँ, तो कुछ डाउट है लास्ट क्लास से, लाइक व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? प्लीज रिपीट वन सेकंड। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? लास्ट क्लास से हम लोग रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। कितने टाइप का एनवायरनमेंट? ठीक है, मैक्रो एनवायरनमेंट एक बार बता दीजिए। ऑल राइट, वी आर रिपीटिंग, पूरा का पूरा ही रिपीट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है? मैम बिजनेस को डायरेक्ट अफेक्ट करे, जो विच इज अंडर आवर कंट्रोल, दैट इज इंटरनल एनवायरनमेंट। आपके प्रीमिसेस के अंदर जो कुछ भी है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? उसके अंदर क्या क्या आ रहा है? विवेक, कैमरा ठीक से रखिए। विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉयज। ठीक है, ये सारा हो गया इंटरनल एनवायरनमेंट। कॉर्पोरेट कल्चर। ऑल राइट, अब आ जाइए एक्सटर्नल में। एक्सटर्नल विच इज आउट ऑफ कंट्रोल, विच कैन नॉट बी कंट्रोल। ठीक है, तो वो था आपका माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो क्या है? जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करे। शाबाश, जो डायरेक्ट आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करे, दैट इज माइक्रो एनवायरनमेंट। एग्जांपल्स आर कस्टमर, कंपटीटर, सप्लायर्स, वेरी गुड, शाबाश। इंटरमीडिएट्स। हाँ, ये सारा हो गया आपका माइक्रो। ठीक है, फिर हो गया मैक्रो, जो सारे इंडस्ट्री को अफेक्ट करे। ठीक है, तो सारे इंडस्ट्री को अफेक्ट करने वाला कौन कौन? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल। ये सारा हो गया आपका मैक्रो एनवायरनमेंट। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया था साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो बीबीएम वाले आपको मैं रिपीट करवा रही हूँ। साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आप लोगों को भी लॉग इन करना होगा स्क्रीन देखने के लिए। चलिए, एबल टू सी? स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, यस मैम। आपके पास है मोबाइल? लॉगिन किए हुए हैं? हाँ? ग्रीवेंस में कोई किसी टाइप का कंप्लेन आप कैसे हैंडल कर रहे हैं? इन एचआर आप एम्प्लॉयज के ग्रीवेंस को यानी कंप्लेन को कैसे हैंडल कर रहे हैं? ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो लास्ट क्लास हमने डिस्कशन कॉल देम, उन लोग को भी बुलाइए। क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, राइट? So we were discussing about scientific management. जो last class में थे, what is scientific management? What is scientific management? बीबीएम वाले नहीं, मैं बीकॉम वालों से पूछूंगा। Scientific management क्या है? बीकॉम? देखिए, पहले क्या होता था, सारा काम मैनेजर के विश एंड विल पे होता था। जो मैनेजर को लगता था सही है वो इम्प्लीमेंट करवाते थे। ठीक है, लेकिन फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज एफडब्ल्यू टेलर। उन्होंने क्या किया, साइंस और मैनेजमेंट के एलिमेंट को कंबाइन किया, यानी मैनेजमेंट के एलिमेंट में साइंस को इम्प्लीमेंट कर। दैट्स व्हाई इसका नाम हो गया आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट। ऑलराइट, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ कि हर मैनेजमेंट एक्टिविटी में साइंस इंप्लीमेंट कर लेना, यानी विश और विल पे आप डिसीजन मत लीजिए, सारी चीज में साइंटिफिकली सोचिए कि क्या सही है। ठीक है, दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनके अकॉर्डिंग क्या हुआ, साइंटिफिक मैनेजमेंट, पहले फादर, आपको नाम याद रखना होगा कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज बीबीएम। ठीक है, क्या पर्पस था उसका? सबसे, कहां से आवाज ही हो रहा? प्रीति, लेकिन ये तो क्लास में नहीं है, किसी का ऑडियो कनेक्टेड है, सब लोग म्यूट रखिए।
ठीक है। नेक्स्ट चीज जो FW टेलर बोल रहे हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सर्टेन फिलोसफी ऑफ साइंटिफिक सिलेक्शन। मतलब क्या हो रहा है कि कोई पर्टिकुलर काम करवाना है, ये आ गया चलो ठीक है करो काम, ये आ गया ठीक है चलो करो काम, तुम आ गए चलो करो काम। तो इस तरीके से नहीं सिलेक्शन करके हम लोग साइंटिफिकली सेलेक्ट करेंगे। साइंटिफिकली सेलेक्ट करने का मतलब क्या है, जिसका जो स्पेशलाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग उसको काम अलॉट करो। ठीक है, जिसका जो स्पेशलाइजेशन है, जैसे बीकॉम वाले फिनांस एक्सपर्ट हैं, फिनांस वाला काम एलोकेट करो। बीबीएम वाले मान लो HR एक्सपर्ट हैं, HR वाला काम एलोकेट करो। मार्केटिंग एक्सपर्ट है, मार्केटिंग वाला काम करो। तो स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग काम देना होगा। ठीक है, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट में कहा गया है। इसके अलावा सिलेक्शन के बाद प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके FW टेलर ने कहा, देखिए लुक एट योर स्क्रीन, जहां पे कर्सर मूव कर रहा है वहां पे देखिए, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ राइट वर्कर for right job, providing adequate assumption of responsibility by managers and supervisor. ठीक है, the workers are selected scientifically and training is provided to both new and existing worker. ठीक है, जो नए वर्कर हैं उसको तो ट्रेनिंग देना ही देना है, और जो पुराने वर्कर हैं उसको भी ट्रेनिंग देना है, ताकि काम हैम्पर ना हो। ठीक है, क्योंकि जो जिस कंपनी में FW टेलर काम कर रहे थे वो ठीक से प्रोडक्टिविटी नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो ये साइंटिफिकली मैनेजमेंट ये अप्लाई किया गया ताकि काम जो लैगिंग है, जो रुक रहा है या कम रफ्तार से चल रहा है, उसको बेहतर कर पाए। ठीक है, तो एक ये देख लीजिए कि ये एक साइंटिफिक मैनेजमेंट का पॉइंट है। फर्स्ट बुलेट पॉइंट क्या है कि हम लोग साइंटिफिकली सेलेक्ट करेंगे वर्कर को, उसको ट्रेन करेंगे और राइट पर्सन को राइट जॉब प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट बुलेट पॉइंट हो गया आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट का। नोट सबको बनाना है। ठीक है, समझने पे ध्यान दीजिए, रफली लिखिए जो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं आप। सेकंड जो बात हुई यहाँ पे, वर्कर और आपके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों की प्रॉस्पेरिटी की बात हो रही है। ठीक है, एम्प्लॉयर की भी प्रॉस्पेरिटी और एम्प्लॉय की भी प्रॉस्पेरिटी। कैसे होगा प्रॉस्पेरिटी चंदा? एम्प्लॉयर का प्रॉस्पेरिटी कैसे होगा? एम्प्लॉयर काम अच्छे से करेगा, एम्प्लॉयर मतलब जॉब देने वाला। तो जॉब देने वाला जो है वो कैसे, उसका प्रॉस्पेरिटी कैसे हुआ, हमारे पॉकेट से कम निकले और हमको प्रॉफिट ज्यादा मिले। ठीक है, यानी कम से कम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोग अर्न कर पाए। यस, ये एम्प्लॉयर के प्रॉस्पेरिटी। साइंटिफिक मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि कम से कम कॉस्ट में हम मैक्सिमम प्रॉफिट ला पाए। ठीक है, अब प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉय कैसे इंश्योर होगा साइंटिफिक मैनेजमेंट से? कैसे पता चलता है कि हाँ एम्प्लॉय का भी प्रॉस्पेरिटी हो रहा है? आप बताइए। लास्ट बेंच, लास्ट बेंच मतलब क्या? सेकंड लास्ट बेंच है आप? Tell me, you were there in last class, right? You're not there. शाबाश, BBM या BCom? तो लास्ट क्लास में नहीं थे। अटेंडेंस चेक करूंगी अभी, चेहरा देखा सा लग रहा है। BCom रोल नंबर बताइए। 53 फर्स्ट डे आप आए थे, इसीलिए देखा तो लग रहा है। ओके, लास्ट क्लास में नहीं थे। हाँ, तो प्रोस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉय कैसे हुआ? कॉमन सेंस लगाइए ना, जब मेरा जितना काम कर रहे हैं उतना पैसा अगर मिल रहा है तो हम हमारे साथ मिसबिहेव नहीं किया जा रहा है, जितना हम डिजर्व करते हैं उतना दिया जा रहा है, फेयर वेजेस मिल रहा है। ठीक है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट ये भी इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों की प्रोस्पेरिटी हो। ठीक है, एक और प्रॉस्पर, उन्नति, तरक्की, वृद्धि, बरकत। ठीक है, ये सारा प्रॉस्पेरिटी। हाँ, ठीक है। उसके बाद एक और बुलेट पॉइंट होगा जो अभी मैंने आपको बताया कि जजमेंट और विलिंगनेस पे जजमेंट लेने के बजाय आप साइंटिफिकली इन्वेस्टमेंट करके आप जजमेंट लीजिए या कोई डिसीजन सुनाइए। ठीक है, ये और फिर मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट आप इंश्योर करिए। तो ये सारा फीचर्स था आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट। समझ आया एवरीवन? प्रीति, अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Can you please repeat? Yes, ma'am. Can you please repeat? Not yes, ma'am. I'm telling you to repeat the concept.
कौन कौन सा बुलेट पॉइंट मैंने कंसीडर करने को कहा अभी? Scientifically selection, ठीक है, वेरी गुड, right training for the right person, ठीक है, और lower cost of employees and higher profit of employer. प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, ठीक है, उसको आप फर्दर डिफाइन करेंगे। प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ पे आप देखिए कर्सर जहां मूव कर रहा था, प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉय मीन लोअर कॉस्ट बट हायर रिटर्न, एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉय मीन्स फेयर एज वेल एज हायर वेजेस, ठीक है। दीज कैन बी अचीव थ्रू एडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ऑलराइट, एक और पॉइंट बच रहा है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ exact scientific investment and knowledge for the old individual judgment or opinion, ठीक है। जो ओल्ड इंडिविजुअल का ओपिनियन और जजमेंट था उसको हम रिप्लेस करेंगे साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट के साथ। अंडरस्टूड? so this is what we mean by scientific management. am I clear? definition is clear to each and everyone? willingness, जो देखिए मान लीजिए हमको कोई डिसीजन लेना है, तो हमने क्या किया, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे कोई सर्टेन डिसीजन लिया, तो वो करने को मना किया जा रहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट में। वो साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलता है कि आप उसमें साइंस इंप्लीमेंट करके तब डिसीजन लीजिए, ठीक है। आगे फर्दर हम लोग टेक्निक्स वगैरह पढ़ेंगे कि कैसे साइंटिफिकली मैनेजमेंट वगैरह उसमें इंप्लीमेंट होगा, क्या कैसे होता है इंप्लीमेंट। तो वही बोला जा रहा है कि आप साइंस इंप्लीमेंट करके डिसीजन लीजिए, ठीक है। ऐसे ही कुछ मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड से कोई डिसीजन मत ले लीजिए। हिट एंड ट्रायल मेथड इज क्लियर, मतलब अंदाज पे एक हाँ कोई डिसीजन ले लेना, ठीक है, वो नहीं करके आप साइंटिफिकली डिसीजन लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो टोटल 5 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला गया है। एवरीवन नीड टू टर्न ऑन देयर कैमरा, अदरवाइज यू आर एब्सेंट। एवरीवन, जो 1-2 कैमरा ऑफ है ऑन कर लीजिए। तो अब बात हो रही थी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बीकॉम वाले भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ये वाला टॉपिक, और बीबीएम वाले भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो प्लीज ऑल योर फोकस ऑन योर स्क्रीन। तो पहला पॉइंट है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है। जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, फर्स्ट प्रिंसिपल यही बोल रहा है कि कोई भी हिट एंड ट्रायल मेथड के बजाय आप साइंस इंप्लीमेंट करके डिसीजन लीजिए। जो पुराना तकियानुसी एक चलता आ रहा है वो आप इंप्लीमेंट नहीं करके न्यू इन्वेस्टिगेशन करके आप कुछ नया चीज इंप्लीमेंट करिए, ठीक है। ये है आपका पहला प्रिंसिपल, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। देखिए, according to Taylor, each element or components of work should be based on scientific research. According to him, a good manager should always be involved in finding new and improved method of doing work. There should be no place for the traditional method like rule of thumb. Rule of thumb कहने का मतलब क्या है? एक rule of thumb ये बता दिया गया कि ये रूल है, यही रूल आपको फॉलो करना है, जबकि आपको लग रहा है कि ये रूल यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। ये रूल ऑफ थंब मतलब क्या है? जो ट्रेडिशनल तरीके से चलता आ रहा है बस उसी को हम आगे खींचते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज मना किया जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि मैनेजर शुड इन्वॉल्व इन फाइंडिंग न्यू एंड इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ डूइंग वर्क, ओके। दे शुड बी नो प्लेस फॉर ट्रेडिशनल मेथड। फिर हिट एंड ट्रायल के लिए भी देखिए मना किया जा रहा है, एस्टिमेशन के लिए, इंट्यूटिव, प्रिडिक्शन, ठीक है, प्रिडिक्शन पे सर्टेन डिसीजन ले लिया, तो ये सब चीज के लिए मना किया जा रहा है। तो पहला प्रिंसिपल क्या है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। एम आई क्लियर? पहला सबको क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट वन इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। आंसर दोबारा आपको देना है, इसीलिए यस मैम ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है। बाद में क्लास ओवर होने के बाद रिपीटेशन आप लोग को करना है, और जिससे मैं क्वेश्चन पूछूंगी वो रिपीट करेंगे। सो प्लीज बी फोकस और पेन चलते रहना चाहिए, किस पॉइंट का क्या मतलब है। नेक्स्ट वन इज हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हार्मोनी का मतलब क्या होता है? अच्छी पढ़ाई हो रही है आशीष? क्या आप सो के पढ़ाई कर रहे हैं? Can't hear you. Unmute yourself. मैम नानी घर पे मैम। छत का साउंड आ रहा है मैम। वीडियो देख। गाना I'm a writer. ये छठ का गाना मैम है। ज्ञान माता के घर पे तो मैम। Fine.
तो पढ़ाई वगैरह समझ में आ रही है? आवाज सुनाई दे रहा है? वीडियो देख रहे हाँ? यस मैम ऐसे तो बंद कर दो ना। ऑनलाइन में थोड़ा थोड़ा आ रहा है। Okay, mute yourself. Next one is harmony not discord. तो हार्मनी का मतलब मैं पूछ रही हूँ, हार्मनी मतलब क्या होता है? एक साथ काम करना, कोई कंफ्लिक्ट नहीं होना। तो देखिए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय एक तरीके से दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयर के पॉकेट से ज्यादा पैसा निकलता नहीं है और एम्प्लॉय चाहते हैं मैक्सिमम पैसा हमको मिले, ठीक है। तो एक दो ग्रुप डिवाइड हो जाता है जिसकी वजह से जनरली कंफ्लिक्ट होता है, ठीक है। तो वही साइंटिफिक मैनेजमेंट में बोला गया है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है कि हम लोग हार्मनी की तरह, क्योंकि देखिए एम्प्लॉय जितना ज्यादा काम करके देगा उतना प्रॉफिट एम्प्लॉयर के पॉकेट में आएगा, और जितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा एम्प्लॉयर उतना मैक्सिमम आपको सैलरी मिलेगा, मीन्स एम्प्लॉय को सैलरी मिलेगा। तो इसीलिए एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। अंडरस्टूड? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो इसीलिए आप हार्मनी के साथ काम करिए, डिस्कॉर्ड मतलब कोई कंफ्लिक्ट कोशिश करिए ना हो। अंडरस्टूड? दिस इज द सेकंड पॉइंट। टेलर बिलीव दैट द इंटरेस्ट ऑफ मैनेजर एंड द वर्कर वेर इंटरडिपेंडेंट। दोनों का इंटरेस्ट जो है वो इंटरडिपेंडेंट है and not apart from each other. Efficient running of the organization can be achieved only by the cooperation and coordinated effort of both the parties. ठीक है, तो coordinated और cooperative effort से ही हम लोग objective achieve कर पाएंगे. Thus, such type of an environment should be created in the organization in which both consider each other to be their associate and not opponent. ठीक है, इसीलिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को अपोनेंट नहीं समझ करके क्या हम लोग समझेंगे, एसोसिएट्स, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, द वर्किंग कम्युनिटी शुड फील दैट दे कैन नॉट ड्राइव एनी बेनिफिट विदाउट द हेल्प ऑफ देयर मैनेजरियल क्लास, एंड मैनेजरियल क्लास शुड नो दैट देयर एग्जिस्टेंस इज इन फ्रील विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ वर्किंग कम्युनिटी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। एक भी वर्ड जो समझ, प्योर मतलब क्या होता है, रिस्क, क्योंकि ये पीडीएफ मैं सेंड करूंगी तो एक एक वर्ड आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट पे समझ में आ गया। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कि हम लोगों को अपोनेंट नहीं समझना है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को, बल्कि एक एसोसिएट की तरह मिलके कोऑपरेशन के साथ काम करना चाहिए ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो और मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोग अर्न कर पाए। डन? नींद में है आप? व्हाट इज योर नेम? अक्षद, अरसद, कोई एक बोलो भाई। हाँ, आप ही बताइए। अक्षद, अरशद, अरशद, ओके अरशद। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Getting my point? Can you please explain the first one, science not rule of thumb? See, I can read your face. ठीक है, सारे बच्चे का शकल में देख के बता सकती हूँ कि कौन फोकस्ड है और कौन सिर्फ एकदम नाटक कर रहे हैं फोकस होने का। अंडरस्टूड? तो ऐसा साफ आपके शकल पे लिखा हुआ है कि मेंटली आप कहीं और। क्या होता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब? जान जाइएगा, मुझे जाननी चाहिए, जान जाइएगा, ठीक है। तो थोड़ा फोकस रहिए। मैं तो सब बच्चे को रीड कर ही सकती हूँ, चाहे वो नए हो या पुराने हो, लेकिन आप लोग को शायद रीड करने में थोड़ा टाइम लगे। तो बी फोकस्ड इन माय क्लास, इनफैक्ट इन एवरीवन्स क्लास, क्योंकि वो लोग इतने एक्सपीरियंस हो चुके हैं कि आपको पकड़ लें कि कौन बच्चा फोकस्ड है, कौन बच्चा कहीं और है। ठीक है, तो अब से फोकस रहिए। बताइए उसको क्या होता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब? हाँ, देखिए वो आज तक क्लास नहीं किया और वो बता रहा है। क्यों? क्योंकि वो आज की क्लास में फोकस्ड है। तो मैं तो सारा रिवीजन करवाते हुए आगे बढ़ूंगी। ठीक है, ये क्लास का, मेरे क्लास का ये मेथड होगा कि जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है वो शॉर्ट में हम लोग रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जिसका छूट गया है तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आज के क्लास में अगर प्रेजेंट है तो प्लीज बी फोकस्ड, नहीं तो उतना तो गया ही, आगे भी जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला क्या बताया मैंने? अभी भी फोकस रहिए। एक समझ गए साइंस नॉट रूल ऑफ थंब आप? अशद, सेकंड वाला क्या बताया गया था? सेकंड प्रिंसिपल
तो पेन चल भी रहा है कि नहीं? मैं जो बार बार बोल रही हूँ पेन चलते रहना चाहिए। हाँ, पेन चल रहा है। Let me see. किस काम का? हाँ? तो बोलिए, भाई तो मैं पूछ रही हूँ सेकंड पॉइंट क्या था? हाँ? नहीं, नर्वसनेस किस चीज का? कितना जान रहा है बताइए? बीवीएम का फिर भी आपको कितना जान रहा है? हाँ बताइए, सेकंड पॉइंट क्या था? ठीक है, उसमें क्या एक्सप्लेन किया गया? बताइए इधर ऑनलाइन से मनीष। employer हो गया आप ध्यान दीजिए। यस मनीष। मैम ये कि मैनेजर और एम्प्लॉयर और ये दोनों एक दूसरे पे। ठीक है, चलिए समझ तो आया, लेकिन नेटवर्क इशू था, लेकिन मेन पॉइंट समझ सुनाई दिया। अब सुने। to work like associates not opponents. ठीक है, दे शुड वर्क लाइक एन एसोसिएट नॉट एज एन अपोनेंट। ठीक है, नेक्स्ट अब थर्ड प्रिंसिपल देखते हैं, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसमें भी यहाँ बात हो रही है कि म्यूचुअली कोऑपरेशन के साथ काम होना चाहिए, इंडिविजुअली आपका काम पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है ना। ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक के काम करने से तो क्या ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेंगे क्या हम लोग? No, ma'am. ग्रुप में काम करना पड़ेगा। तो वहां पे तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की बात हो रही थी, यहाँ पे क्या डिफरेंस है? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल मतलब क्या कि एक एम्प्लॉय आपका काम करके नहीं देगा, जितने ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज हैं उन सबको काम करना पड़ेगा, और सब लोग कोऑपरेशन के साथ काम करेंगे तो ही आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा। ये ठीक है, तो यहाँ पे यू नीड टू इंश्योर दैट एम्प्लॉयज के बीच कोऑपरेशन। सेकंड वाले पॉइंट में हार्मनी में क्या था? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की बात हो रही थी, यहाँ पे ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज की बात हो रही है कि एम्प्लॉइज के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि अकेला एम्प्लॉय आपका काम नहीं कर सकता। अंडरस्टूड? देखिए, टेलर बिलीव that the effort of the worker employed in an industry should be based upon mutual cooperation and not on individualism. The work of each individual affect the working of other individual. ठीक है, एक का काम अफेक्ट करता है दूसरे के काम को भी, and managers and each individual's work get affected by other work. Thus their effort should be collective, not isolated. ठीक है, इसीलिए कलेक्टिवली मान लीजिए सर्टेन टास्क आपको दिया गया, जैसे अभी हाल फिलहाल में रंगोली बना रहे थे। अब मान लीजिए आप लोग बहुत स्किल्ड हैं, आप लोग एकदम प्रिपेयर्ड हैं कि बहुत, मान लीजिए आपको ड्राइंग, प्लीज म्यूट योरसेल्फ जिधर से भी आवाज आ रही है। मान लीजिए आपको ड्राइंग बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है, किसी को आप मटेरियल लाने के लिए बोले थे, ठीक है, वो मटेरियल ही नहीं लाया, तो क्या टाइम पे कंप्लीट कर पाएंगे? तो एक के मिस्टेक की वजह से कंप्लीट काम हैम्पर हुआ, टाइम पे काम खत्म हो पाया क्या? ठीक है, तो ये है आपका फोर्थ प्रिंसिपल कि हम लोग आइसोलेटेड होकर के कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं कर सकते। समझ आया? आइसोलेटेड होके हम काम नहीं कर सकते, ग्रुप में काम कर रहे हैं तो एक दूसरे का कोऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट प्रिंसिपल इज फोर्थ वन, मैक्सिमम आउटपुट नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। तो ये तो सारे एम्प्लॉइज का, सारे एम्प्लॉयर का मेन मकसद होता ही है कि जो भी हम इनपुट लगाएं उससे मैक्सिमम आउटपुट हम निकाल पाए। ठीक है, मैक्सिमम हम अचीव कर पाए। दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेलर, no stone should be left unturned to achieve maximum output from the available resources. ठीक है, this would reduce the per unit cost and would help in maximization of profit. ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट को कम कैसे करेगा? जैसे मान लीजिए ये लकड़ी है, ठीक है, अब इससे हम एक मान लीजिए क्या बनाए, what I should produce from this? नहीं, ये है अभी लकड़ी, मानिए मान लीजिए सिटिंग चेयर टेबल हम छोटा छोटा बना रहे हैं। ठीक है, अब ये पूरे लकड़ी से हम एक ही टेबल अगर बनाए, ठीक है, एक ही स्टूल अगर बनाए, तो वो आपको ज्यादा पर यूनिट कॉस्ट कम हुआ, या फिर अगर हम मान लीजिए 3-4 बना ले तो वो ज्यादा आपको पर यूनिट कम करेगा। 3-4, तो ये एक इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट हम कर रहे हैं। नतीजा 100 रुपये का अगर ये लकड़ी है, हालांकि होगा नहीं 100 रुपये का, लेकिन मान लीजिए 100 रुपये का अगर है, तो ये जितना ज्यादा हम प्रोड्यूस करेंगे उतना हमारा पर यूनिट कॉस्ट कम होगा कि नहीं होगा? ठीक है, मैनेजमेंट का ये जो प्रिंसिपल है, इसी बारे में बात हो रही है कि हम लोग मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करें
रिस्ट्रिक्टेड इनपुट पे, क्योंकि देखिए रिसोर्स स्कार्स है हमारे पास, सारा रिसोर्स स्कार्स होता है, तो स्कार्स रिसोर्सेज का मैक्सिमम या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल है, फोर्थ पॉइंट, maximum output not restricted output, done. And the last one is development of each man to Ma'am, his greatest मैम फोर्थ पॉइंट एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना। मैक्सिमम आउटपुट नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, मतलब जो लिमिटेड इनपुट जो आपको दिया गया है उस रिसोर्सेज से, उस इनपुट से हम लोगों को मैक्सिमम प्रोडक्शन करना चाहिए। ठीक है, जितना मैक्सिमम हम निकाल सकते हैं, या ऐसे समझिए ना, मम्मी का आप एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं तो अपनी मम्मी को देखती ही थी, मान लीजिए रिफाइन वगैरह या किसी डब्बे से तेल वगैरह आप निकालिए, लास्ट बूंद तक जब तक ड्रॉप होता है तब तक निकालती हैं, यानी उसी 1 लीटर तेल में मैक्सिमम जितना है कि कुछ वेस्ट ना हो, है ना, अंतिम तक बूंद निकलता रहे, दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट कि एक जैसे कि टूथपेस्ट में भी, हाँ टूथपेस्ट भी मिडिल क्लास फैमिली लोग हम लोग तो करते हैं, Actually. अंबानी से तो Yes, बिलोंग ma'am. करते हैं, तो लास्ट में जब तक वो निकल सकता है टूथपेस्ट तब तक हम लोग निकालते हैं, हाँ फिर बीच से काट के लेते हैं। यस मैम। आपका मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है, ये इंश्योर करेंगे। देखिए ये सब अगर एग्जाम्पल अगर आप पुट करेंगे तो इट विल बी इंटरेस्टिंग, ओके, डिपेंडिंग अपॉन कितने मार्क्स का है। अगर 5 मार्क्स का है तो ये फालतू बकवास मत करिएगा, लेकिन अगर 12 मार्क्स का है, और जनरली आप लोगों का 12 मार्क्स का है तो एकदम टू द पॉइंट ही लिखना होता है। AKU में बीबीएम में आप लोग को थोड़ा लिखना पड़ेगा, क्योंकि 20 मार्क्स का होता है आप लोगों का, बीबीएम में 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें आपको ये सब थोड़ा इंक्लूड करना पड़ेगा। और AKU का टू द पॉइंट रहना पड़ेगा, क्योंकि एक तो 5 मार्क्स का पूछा जाता है और एक 15 मार्क्स का पूछा जाता है। तो 15 मार्क्स में तो सिर्फ ये प्रिंसिपल एंड व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं पूछेगा, कुछ और क्वेश्चन अटैच कर देगा, तो यू डोंट नीड टू इलॉबरेट दैट मच, लेकिन बीबीएम वालों को इलॉबरेट करना पड़ेगा। ठीक है, इतना मत लीजिए भाई, GD क्लास करके आए तब भी मतलब वहीं के वहीं रह गए। हाँ चलिए अब आगे बढ़ा जाए। लास्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ ईच मैन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंट एंड प्रोस्पेरिटी। कहने का मतलब कि जो मान लीजिए पर्टिकुलर एम्प्लॉय में जो भी एफिशिएंसी है, जो भी काबिलियत है, उसको और निखारने की बात हो रही है ट्रेनिंग के थ्रू। ठीक है, इन सब के थ्रू हम लोग डेवलप कर सकते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मैनेजर शुड सेलेक्ट एंड ट्रेन द वर्कर in a scientific manner and should provide such kind of motivation and leadership to them that the capability and work efficiency of each person is developed to the maximum extent. ठीक है, this entails promotion of the worker। कहने का मतलब एक तो सिलेक्शन आप करेंगे तो साइंटिफिकली करेंगे, जिसका जो स्पेशलाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन करेंगे, और उसके बाद ट्रेन करेंगे अकॉर्डिंगली, ताकि उसका इफिशिएंट हम लोग इस्तेमाल कर पाए। जो एम्प्लॉय को हम लिए हैं उसका जो प्रॉपर स्किल है, वो स्किल का हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन में कर पाए। ठीक है, तो ये 5 प्रिंसिपल के बारे में FW टेलर ने डिस्कशन किया है। अंडरस्टूड? फर्स्ट बेंच मैम 5 पॉइंट फिर से समझाइएगा, 5 नंबर क्या 5 नंबर फिर से समझाइएगा मैम। ये ट्रेनिंग की बात हो रही है मनीष। जब आप जैसे मान लीजिए आपका क्या था, मतलब 12th में क्या सब्जेक्ट था आपका? कॉमर्स था। आगे क्या है मोटिव? जॉब इन बैंकिंग और रेलवे लाइन। बैंकिंग बीकॉम के है ना आप मनीष? यस मैम, यस हाँ, मैम। मान लीजिए बीकॉम वालों को जनरली फाइनेंस में, अकाउंट्स में, इन सब में इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल सेक्टर आपका ये स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, फाइनेंस इज योर स्पेशलाइजेशन। तो अगर मान लीजिए बैंकिंग में हम आपको रखेंगे तो आपके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग रखेंगे। अब मान लीजिए फाइनेंस में आप एक्सपर्ट हैं तो हो सकता है हम आपको CA का पोजीशन दे दें। ठीक है, राइट? उसके बाद पोजीशन करके फिर हम आपको ट्रेनिंग देंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, हम लोग कैसे क्या करते हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, वैसे कैलकुलेशन का स्टैंडर्ड तरीका होता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का भी अपना एक सिस्टम होता है। ठीक है, लाइक कौन से सॉफ्टवेयर पे काम करना है, कैसे काम करना है, वो सब एक्सप्लेनेशन होगा, राइट? तो ये क्या हो गया, साइंटिफिकली सेलेक्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं,
वो आ जाएगा आपको डेवलपमेंट ऑफ ईच मैन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंट एंड प्रोस्पेरिटी। prosperity. ठीक है, यानी इंडिविजुअल को हम एक तो सेलेक्ट किए साइंटिफिकली और फिर उसको हम ट्रेन भी किए ताकि पूरा एफिशिएंट बना पाए उसको। अंडरस्टूड? सो दीज आर द 5 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्लियर? तो प्रिंसिपल, डेफिनेशन और प्रिंसिपल आराम से लिख देंगे आप लोग, नोट साथ साथ बनाते चले जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, या बोलिए फीचर्स एंड एलिमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इसमें नंबर 1 डिस्कशन किया गया था सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग। चंदा, साइंटिफिक मैनेजमेंट में बोला गया है पहले क्या होता था, जब प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ पा रहा था उससे पहले टेलर के ये साइंटिफिक मैनेजमेंट से पहले प्लानिंग और डूइंग का काम एक ही जन कर रहे थे, एक ही ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज कर रहे थे। लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट आने के बाद ये डिसीजन लिया गया, एफडब्ल्यू टेलर ने डिसीजन लिया कि प्लानिंग का काम कोई और करेगा और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कोई और करेगा। यानी प्लानिंग का ग्रुप अलग और डूइंग का ग्रुप अलग। ठीक है, तो ये सेपरेशन का बात सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट में ही किया। Understood? The first point it is talking about separation of planning and doing. Understood? Before Taylor's scientific management, a worker used to plan about how he had to work, and supervisor job was merely to see how the worker were performing. ठीक है? He emphasized that planning functions should be entrusted to management and doing function should be responsibility of वर्कर। ठीक है, तो यहाँ पे डिसाइड किया गया पहले सुपरवाइजर का काम, म्यूट योरसेल्फ खुशबू। पहले क्या था, सुपरवाइजर का काम कि काम हो गया उसके बाद बस देखने के लिए आते थे कि प्रॉपर काम हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या किया गया, प्लानिंग वाला पोर्शन भी आप करिए, ठीक है, फिर एम्प्लॉय उस पर एग्जीक्यूट करेगा। अंडरस्टूड? तो फर्स्ट फीचर है सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग। क्लियर? ओवर नहीं हो रहा ना? ओवर नहीं हो रहा है ना? ओवर मतलब ऊपर नहीं जा रहा ना? ठीक है। सेकेंड वन इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क। तो स्टडी ऑफ वर्क कैसे हो रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कैसे साइंटिफिकली उसमें इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सबसे नंबर 1 इज टास्क आइडिया। टास्क आइडिया मतलब एक पर्टिकुलर वर्कर मतलब नॉर्मल सिचुएशन में कितना काम कर सकता है। ठीक है, ये चीज देखा गया, ये चीज ऑब्जर्व किया गया कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, नॉर्मल सिचुएशन में एक वर्कर कितना काम कर सकता है, वो चीज ऑब्जर्व किया गया। तो ऑब्वियसली लंबा एक्सपेरिमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद एनालाइज करके निकाला गया, मान लो 10 काम अगर कर सकता है तो वो 10 में से अगर कोई वर्कर 8 काम कर रहा है, इसका मतलब वो इफिशिएंट वर्कर नहीं। ठीक है, अगर 1 घंटे मान लीजिए काम, अगर 10 काम होना चाहिए तो 10 काम सबका होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो ये साइंटिफिकली ऑब्जर्व करके पाया गया। नंबर 1 इज टास्क आइडिया। अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट वी कैन फाइंड हाउ मच वर्क शुड बी डन बाय अ वर्कर अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, और यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है स्टील कंपनी का। टेलर proved after careful study and research that first class workers should on an average load 47 to 48 टन। ठीक है, पर डे 47 से लेके 48 टन तक वो कैरी कर सकता है। ठीक है, Taylor found that the old-fashioned bleach slowed down the work efficiency. ठीक है, he observed that at some place the weight of bleach itself is about 11 kg. ठीक है, वो वजन ढोने वाला था, वर्कर वहां पे काम ढोता था लगभग 12.5 टन रॉ आयरन। लेकिन बाद में केयरफुल ऑब्जर्वेशन के बाद देखा गया कि एक एवरेज लोड वर्कर जो ले सकता है 47 से लेके 48 टन तक। ठीक है, तो क्या उसमें पाया गया कि वो जो टूल था वो बहुत पुराना था, तो उस टूल को रिप्लेस किया गया। अंडरस्टूड? ये चीज केयरफुल ऑब्जर्वेशन के बाद पाया गया कि कितना एक पर्टिकुलर वर्कर काम कर सकता है। ठीक है, तो पहले साइंटिफिकली ऑब्जर्व करके ये देखा गया, टास्क आइडिया लिया गया, यानी काम कितना कर सकता है नॉर्मल सिचुएशन में कोई भी वर्कर। डन। सेकेंड है आपका टाइम स्टडी। अब टाइम स्टडी पहले में किया, काम कितना कर सकता है। टाइम स्टडी बात ही मतलब कितना समय लगेगा, इसके नाम कितना काम कर सकता है। हाँ, कितना वर्कर कितने टाइम में वो उतना काम करेगा। जैसे 10 काम करने लायक है, ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन में कोई 10 काम करता है, कितना टाइम लग रहा है 10 काम करने में। 9 to 6 का जॉब है तो क्या 9 to 6 लग रहा है, या 2 घंटे में कर रहा है, या 3 घंटे में कर रहा है। ठीक है, तो ये भी चेक किया गया आपका टाइम स्टडी। डन। नेक्स्ट वन इज मोशन स्टडी। मोशन स्टडी मतलब अब देखिए कुछ लोग हैं एक फ्लो में काम कर रहे हैं,
कुछ लोग हैं आराम से कर रहे हैं एक ये मतलब 9 to 2 में खत्म होने वाला काम 9 to 6 में खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो वो मूवमेंट भी देखना जरूरी है। तो मोशन स्टडी में यही चीज चेक किया जाता है कि मूवमेंट कितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड वर्क और स्टैंडर्ड मोशन स्टडी किया गया है, ठीक है। तो मोशन स्टडी क्या है? क्रिटिकल स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ बोथ द वर्कर एंड द मशीन, ठीक है। मशीन से अगर काम कर रहा है तो यहाँ वर्कर का कितना मूवमेंट हो रहा है और मशीन का कितना मूवमेंट हो रहा है, अंडरस्टूड। सो एज टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट अननेसेसरी एंड वेस्टफुल मूवमेंट, अंडरस्टूड। ताकि हम स्टडी करेंगे तभी अननेसेसरी और वेस्टफुल मूवमेंट हमारा रिमूव हो पाएगा, अंडरस्टूड। आगे है, लास्ट है आपका फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी मतलब थकान। फैटिग मतलब क्या होता है? यानी कितने घंटे काम करने के बाद लोग थक रहे हैं, अंडरस्टूड। तो ये है आपका फैटिग स्टडी। Has a very deep effect on the efficiency of a worker. As such, Taylor undertook a scientific analysis of each job to find out as to when and why and how fatigue arises in the worker and how it can be removed. यानी कितने घंटे के बाद प्रॉपर ब्रेक मिले ताकि वर्कर फिर से रिफ्रेश हो जाए और वापस से उसी रफ्तार में काम करे, ठीक है। तो ये था आपका नंबर सेकेंड। तो पहला प्रिंसिपल हम लोग देखे सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग, एंड सेकेंड वी सॉ साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क, जिसमें हमने टाइम, टास्क और मोशन और फैटिग स्टडी देखा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है चंदा, समझ आ गया? आगे बढ़े। फर्स्ट बेंच, यस मैम, यहाँ तक क्लियर है? हाँ क्या, कैन यू प्लीज रिपीट? टाइम स्टडी क्या होता है? इतना धीरे क्यों बोल रहे हैं? किस टाइम पे किसी वर्क को ये बताया गया था क्या? कितना टाइम लगेगा, वो एक पर्टिकुलर वर्कर को कितना टाइम लगता है वर्क कंप्लीट करने में, दैट इज टाइम स्टडी, ठीक है। फटीग मतलब कितना वर्क करने के बाद कोई वर्कर थक रहा है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ वर्कर एंड मशीन, ठीक है। आगे बढ़े। नहीं, पहले हाँ पहले ये बोल सकते हैं, लेकिन मेन यहाँ पे है कि कितना जल्दी थक रहा है वर्कर, ठीक है। ये है फैटिग स्टडी। देखिए, फैटिग हैज अ वेरी डीप इफेक्ट ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर, एज सच टेलर अंडरटुक, ये देख चुके हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे ये वाला, ही मे रिलैक्स ड्यूरिंग द रेस्ट पोज एंड प्रोसीड अगेन, ठीक है। बेसिकली ये रिफ्रेशमेंट के लिए ये फैटिग स्टडी किया गया था कि कितने टाइम के बाद थोड़ा ब्रेक दे देना चाहिए ताकि फिर से वो रिफ्रेश होके काम करे, ठीक है। बट सिंपल ये भी बोल सकता